नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है द ज्ञान सभा में डेली ग्रुप स्टडी ग्रुप डिस्कशन में। आज की शुरुआत करेंगे हमारे शशि सर। चलिए आज सबसे पहले फिजिक्स का क्वेश्चन देखते हैं जो उस दिन टास्क में मिला था याद करने के लिए। वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? ये जो है नहीं, इसमें वेग बदलते रहता है। समान चाल एवं वेग बदलता परिवर्ती वेग का, ठीक है। जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? द्रव पर कोई प्रभाव नहीं, द्रव उबलने लगता है। समुद्र की लहरें में किस प्रकार का ऊर्जा भंडारित रहता है? समुद्र की लहर में जो है यांत्रिक ऊर्जा, द्रवित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। अक्सर आता है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। लौह चुंबकीय पदार्थ किस तापमान पर अनुचुंबकीय हो जाता है? क्यूरी तापमान पर। किसी संगीत समारोह की छतें साधारणतः वक्राकार क्यों होता है? क्योंकि वह शोर को अवशोषण कर सके। कोई वस्तु केवल गुरुत्वीय क्रिया के अधीन निर्वात में मुक्त रूप से गिर रही है, गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा स्थिर बनी रहेगी? कुल यांत्रिक ऊर्जा। चंद्रशेखर सीमा का प्रतिपादन किसने किया था? एस चंद्रशेखर। इथे भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को चंद्रशेखर सीमा की गणना तारों की उत्पत्ति एवं उनकी संरचना तथा कृष्ण छिद्र संबंधी शोध के लिए वर्ष 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। किस भारतीय वैज्ञानिक को प्रकाश के प्रकीर्णन की व्याख्या तथा रमन प्रवाह की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? सीवी रमन को। चंद्रशेखर वेंकट रमन को वर्ष 1930 में। कोई कार एक समान चाल से गतिमान हो परंतु उसका संवेग परिवर्तित हो रहा है तो उस कार का पथ कैसा होगा? तो बोलिए होगा। कोई कार एक समान चाल से गतिमान हो परंतु उसका संवेग परिवर्तित हो रहा हो तो उस कार का पथ दीर्घवृत्तीय पथ होगा। वृत्ताकार पथ होगा। जब लंबे सूखे बालों को ब्रश किया जाता है तो लटें सामान्यतः एक दूसरे से अलग हो जाती है क्योंकि ब्रश करते हैं उसका बालों पर स्थैतिक विद्युत आवेश प्रेरित होते हैं। ठीक है, चलिए अब बतलाना आप लोगों को, जब हम संस्थान पूछेंगे कहाँ है स्थान बतलाना है आप लोगों को। ठीक है, रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान हैदराबाद, पणजी में है, गोवा राज्य में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून। भारतीय मौसम विज्ञान व अनुसंधान संस्थान मौसम विज्ञान तो ये भी देहरादून, नई दिल्ली में है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली, ये भी नई दिल्ली में है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जादूगोरा झारखंड में है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला धातु विज्ञान है यह जमशेदपुर झारखंड में है। टाटा ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई महाराष्ट्र में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमेट्रिज्म ये भी मुंबई महाराष्ट्र में है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक में है। ठीक है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में है। मौसम वेधशाला भारतीय मौसम वेधशाला कानपुर में, पुणे में है। भाभा अनुसंधान संस्थान ट्राम्बे में है, महाराष्ट्र। उसके बाद केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान दुर्गापुर में है, पश्चिम बंगाल। उसके बाद केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कराईकुरी। केंद्रीय नमक एवं समुद्र रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर गुजरात में है।
भावनगर गुजरात। चलिए आप लोगों को अब बतलाना है जो ये कौन सा ऊर्जा में रूपांतरण करता है। हम युक्ति का नाम बोलेंगे, ठीक है। बोलिए विद्युत हीटर। विद्युत हीटर विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा विद्युत- और ताप ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा यांत्रिक को ऊर्जा को विद्युत विद्युत ऊर्जा में। ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। कार की बैटरी रासायनिक ऊर्जा रासायनिक को ऊर्जा विद्युत को ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। फेंके गए पत्थर की ऊर्जा गतिज ऊर्जा और पेशीय ऊर्जा को गति ऊर्जा में। पेशीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में। वाष्प इंजन वाष्प इंजन उसमें ऊर्जा को गति ऊर्जा में। उसमें ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में। जलता हुआ कोयला जलता हुआ कोयला रासायनिक ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में। उष्मीय ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत अपघटन विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। परमाणु बम परमाणु बम विखंडन के सिद्धांत पे काम करता है। रासायनिक ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा में परिवर्तित। माइक्रोफोन माइक्रोफोन आपको ये ध्वनि करेगा। ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। एक माइक्रोफोन मिनट ना ना हाँ ठीक है। ठीक है ठीक है। माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ठीक है। हाँ सितार सितार यांत्रिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। मोमबत्ती मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में, सही है। विद्युत जनित्र विद्युत जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत यांत्रिक ऊर्जा ऊर्जा में। को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा में। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए एक स्वतः ग्राफ पर चित्रित करने वाला यंत्र बैरोमीटर बैरोग्राफ। बैरोग्राफ। उसके बाद ये खत्म हो गया। जी। चलिए साइंस खत्म हो गया। अब है इतिहास में है मुगल कालीन प्रशासन, ठीक है। और कल से केमिस्ट्री से रहेगा। उसमें अब फिजिक्स का हो गया है ये बुक से, अब केमिस्ट्री रहेगा कल से इसका नेक्स्ट टॉपिक में। केमिस्ट्री में कोई टॉपिक दिया जाएगा। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। हम कौन इसमें गलती लिखा हुआ है। लाउड स्पीकर ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर सर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। हाँ। और माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत में। हाँ, मुगल कालीन बोल रहे हैं, गलती है। वो कौन चीज बोल रहे हैं? यही विविध कौन सी बोले? ये माइक्रोफोन है ना, ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। माइक्रोफोन बदलता किसको? ध्वनि ऊर्जा को। विद्युत ऊर्जा में। माइक्रोफोन वाला बोलने वाला हम्म। ध्वनि ध्वनि करे वो विद्युत में बदल देता है। भेजेगा। चलिए आते हैं मुगल कालीन प्रशासन पढ़े, ठीक है। जी। किस शासक ने राम सीता की आकृति वाले रामसिया देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलवाए थे? अकबर। अकबर ने। मुगल शासन में प्रचलित तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? दाम। दाम। मुगल प्रशासन के अंतर्गत जिले को किस नाम से जाना जाता था? सरकार। सरकार। मध्यकाल में बटाई शब्द का क्या अर्थ था? लगान निर्धारित करने की विधि। लगान निर्धारित करने की विधि। करने वाली विधि। अगर मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? ये भू राजस्व। भू राजस्व। मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। जहांगीर ने लगाया था। जहांगीर ने लगाया था। किस विदेशी यात्री को मुगल सेना में किसे चिकित्सक नियुक्त किया गया था? निकोलाओ मानुसी को। निकोलाओ मानुची को। मुगल काल में सेना का प्रधान कौन था? मीर बख्शी। मीर बख्शी। बख्शी, ठीक है। उसके बाद है जो मनसबदारी प्रथा के संस्थापक कौन था? अकबर। अकबर था। प्रारंभ किया कब किया था? 1575 में। 1575 में। अर्थ क्या होता है इसका? पद या श्रेणी। पद या श्रेणी। उद्देश्य बोलिए। बोलिए। उद्देश्य क्या था इसका? प्रशासन का संचालन। प्रशासन का संचालन। अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था किस पर आधारित किया था? मंगोलों की दशमलव पद्धति पर। मंगोलों की दशमलव पद्धति पर। मुगल काल में राज्य अधिकारियों को वेतन के रूप में जो भू राजस्व आवंटित किया जाता था उसे क्या कहते थे? जागीर भूमि कहते थे। जागीर। भू राजस्व आवंटित किया जाता था उसे जागीर कहते हैं। मनसबदारी के संदर्भ में दुअस्पा जिसके पास 2 घोड़े तथा सिंह अस्पा जिसके पास 3 घोड़े व्यवस्था को लागू करने वाला मुगल शासक कौन था? जहांगीर। जहांगीर था।
जात किसी मनसबदार की व्यक्तिगत वेतन और उसके दर्जे का सूचक था और सवार उसके द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या का सूचक था। ठीक है, चलिए अब बतलाना है। इसमें कहाँ पूछे को, इसमें नहीं लग रहा। चलिए, इसमें अनवर ए सुहेली नामक ग्रंथ किस भारतीय ग्रंथ का अनुवाद है? पंचतंत्र का अनवर ए सुहेली नामक ग्रंथ किस भारतीय ग्रंथ का अनुवाद है? तो पंचतंत्र का। पंचतंत्र के रचयिता है विष्णु शर्मा। मुगल काल में प्रचलित राजभाषा का क्या था? फारसी था। उसके बाद है औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में कुशल था? बीना था, बीना बजाने में। बाबर की पुत्री का नाम क्या था? गुलबदन बेगम, जो कि हुमायूं के बहन थी। इन्होंने हुमायूं नामक पुस्तक की रचना की थी। तथा मुगल काल के अनेक ऐतिहासिक विवरण मिलता है उससे, हुमायूं नामा से। उसके बाद उत्तरी भारत में सिक्को आधुनिक संगीत का अग्रदूत कहा जाता है। किसको उत्तरी भारत में किसको आधुनिक संगीत का अग्रदूत कहा जाता है? मोहम्मद रिजा खान को। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? अब्दुल समद के द्वारा किया गया। मुगल चित्रकला की सबसे महत्वपूर्ण कृति कौन सी थी? मुगल का सबसे महत्वपूर्ण मुगल चित्रकला की सबसे महत्वपूर्ण कृति कौन सी थी? हमजानामा। नस्तलिक क्या था? एक प्रकार के फारसी लिपि थी जो मध्यकालीन भारत में प्रयोग किया जाता था। ठीक है, नस्तलिक एक प्रकार का फारसी लिपि था जो मध्यकालीन भारत में प्रयोग किया जाता था। मुगल शैली चित्रकला का प्रारंभ किस शासक के समय में हुआ था? हुमायूं। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई में विशेषता प्राप्त की वह कहाँ स्थित? लखनऊ में। चलिए अब बतलाइएगा आप लोग स्थान इमारतें का। ठीक है जी। चलिए बोलिएगा, जो शेरशाह का मकबरा कहाँ है? बिहार में है ना, सासाराम में। अकबर का महल, अकबरी महल आगरा में है। दीवाने खास आपको फतेहपुर सीकरी में है। पंचमहल फतेहपुर सीकरी में ही है। मरियम महल फतेहपुर सीकरी में ही है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी। एतमादुल्ला का मकबरा आगरा में है। शासक कौन था उस समय? इसका अकबर था। नूरजहां। दीवाने खास आगरा में है। शासक कौन था? शाहजहां। दीवाने आम आगरा में है, ये भी शाहजहां। शीश महल आगरा में शाहजहां। नगीना मस्जिद आगरा में, ये भी शाहजहां के काल में है। शाहजहां के काल में है। मच्छी भवन आपको आगरा में, ये भी शाहजहां में है। मोती मस्जिद आगरा शाहजहां। एक दिल्ली का मोती मस्जिद। हाँ, दीवाने आम भी है आगरा में, दीवाने खास भी आगरा में है, दिल्ली में भी है। दोनों का शासक शाहजहां था। नहीं, दीवाने आम और दीवाने खास ना, आगरा दिल्ली दोनों में है। दोनों में शासक शाहजहां। जामा मस्जिद दिल्ली में। हाँ, जामा मस्जिद दिल्ली में है। इसमें मोती मस्जिद आगरा में हो ही गया है। दिल्ली में मोती मस्जिद। उसके बाद हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। ये ठीक है, शैली में बना हुआ। चलिए अब कुछ मकबरा दीजिए, कल बोल दीजिए इसका आगे होमवर्क दिया जाएगा। हाँ, इसके आगे होमवर्क टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा, आप लोग भी पढ़ कर आएं। बस तो हम लोग का जो भी 2-4 को मेंबर अनुपस्थित हैं वो नाइट ड्यूटी में व्यस्त हैं, इसलिए नहीं आए हैं। कोशिश करेंगे कल से वो लोग भी उपस्थित रहे। अब ड्यूटी है तो करना पड़ेगा। कल पूछिए ना, करंट कल वाला करंट हो
किस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमारे शशि भैया जी आज जो भेजे ना उसी को पूछिए। आज आज का करंट अफेयर्स पूछेंगे। बाकी 75 करंट चलिए बोलिएगा, मातृ मृत्यु दर में आई गिरावट वर्ष 2014-16 में 130 से घटकर वर्ष 2018-20 में कितनी हो गई? 97 हो गया। मातृ मृत्यु दर घट के 130 से ना। चलिए, असम में सर्वाधिक है, कितना है? 195। और न्यूनतम सबसे कहाँ है? केरल में 19। केरल में। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या वृद्धि की जगह कम हुई, नागालैंड में। सर्वाधिक और न्यूनतम लिंगानुपात? सर्वाधिक केरल में और न्यूनतम हरियाणा में। हरियाणा में है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक और न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य? केरल में ज्यादा, बिहार में सबसे कम। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व अधिकतम बिहार और न्यूनतम? अरुणाचल प्रदेश। कितना है? अरुणाचल में 17 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य? उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा और सबसे कम सिक्किम। सिक्किम, सबसे कम सिक्किम। पॉपुलेशन में एरिया में सबसे ज्यादा राजस्थान, सबसे कम गोवा। सेबी द्वारा हाल ही में बीएसई का मुख्य कार्यपालक अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? सुंदरमन न्यायमूर्ति राममूर्ति। सुंदर रमन राममूर्ति को। बीएसई एशिया का सबसे बड़ा पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। स्थापना कब हुआ था? 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसका सूचकांक को सेंसेक्स बोलते हैं और एनएससी के सूचकांक को निफ्टी बोलते हैं। चलिए, सारथी ऐप कौन लॉन्च किया है? सेबी। सेबी को वैधानिक दर्जा कब दिया गया? 1992 के अधिनियम से 1988 में दिया 88 में हुआ। 1992 का एक्ट है, ठीक है। 1988। अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? लूसोफोन महोत्सव का उत्सव गोवा में मनाया गया। पुर्तगालियों का होता है। संघाई फेस्टिवल? संघाई मणिपुर। मणिपुर में। सिरौ लिली फेस्टिवल? मणिपुर में है। कम्बाला दौर? कर्नाटक में। अम्बुबाची मेला? असम में है। गोवा पुर्तगालियों को बाहर निकाला गया 1961 ईस्वी में। सिग्मो फेस्टिवल? गोवा में है। गोवा को संविधान संशोधन द्वारा अलग दर्जा मिला था 56वां संविधान संशोधन द्वारा 1987 में। सरहुल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ है? झारखंड में। रेबीज मुक्त राज्य? गोवा। हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य? गोवा। हर घर जल प्रमाणित वाला पहला जिला? बुरहानपुर, मध्य प्रदेश। बुरहानपुर। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के कौन संस्करण का आयोजन गोवा में किया गया है? 53वां। भारत द्वारा G20 कौन से शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता का कार्यकाल दिसंबर माह में प्रारंभ हुआ? 18वां का। G20 का मुख्यालय कहाँ है? इसका कोई मुख्यालय नहीं है। इसका कोई मुख्यालय नहीं है, ठीक है। G20 की 17वीं बैठक की अध्यक्षता 2022 में किसने किया है? इंडोनेशिया के बाली में हुआ है। वहाँ के राष्ट्रपति जुड़ो। G20 की 18वीं बैठक की अध्यक्षता 2023 में कौन करेगा? इंडिया करेगा। 1 दिसंबर 2022 को भारत इसका मेंबर बन चुका है। चलिए, उसके बाद है थीम क्या था इसका? किसका? इसी का ना वो 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। वसुधैव कुटुंबकम के लिए हमारी प्रतिबद्धता जाहिर होती है। इसी में बोला गया है हमारे जो 2023 में। चलिए, अब जो G20 2023 में होगा इंडिया में, उसके शेरपा अमिताभ कांत को। G7 2022 की अध्यक्षता किसने किया है? जर्मनी ने। ब्रिक्स 2022 की अध्यक्षता किसने किया? चीन ने। बीमस्टेक 2022 की अध्यक्षता किसने किया? कोलंबो, श्रीलंका में है। शंघाई सहयोग संगठन 2022 की अध्यक्षता कौन किया है? समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ है। हाल ही में भारत की तरफ से UNSC की मासिक अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? रुचिरा कंबोज, वहाँ के UNSC की मासिक अध्यक्षता रुचिरा कंबोज। भारत के अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज। UN को कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। UNSC सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जिसमें टोटल 15 मेंबर हैं। 15 सदस्य हैं, जिसमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी है। 5 अस्थायी में कौन कौन है सर, बताइएगा आप? अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, चीन और रूस। ब्रिटेन, फ्रांस। 5
इनका कार्यकाल कितने दिन का होता है? इनका अस्थाई मेंबर का 2 साल का होता है। 2 साल का होता है। भारत 8वीं बार मेंबर बना है। दिसंबर माह की अध्यक्षता भारत करेगा। भारत करेगा। स्थायी प्रतिनिधित्व रुचिरा कंबोज। अब मुद्दा रहेगा वैश्विक आतंकवाद। विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा को। संयुक्त राष्ट्र महासभा को। नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला भारतीय महिला थे विजयलक्ष्मी पंडित। विजयलक्ष्मी पंडित। वर्तमान में अब्दुल्ला शाहिद इसका अध्यक्ष हैं। हाँ, अब्दुल्ला शाहिद इसके अध्यक्ष हैं। कि मालदीव के मालदीव के विदेश संयुक्त राष्ट्र महासभा के हैं अब्दुल्ला शाहिद। कौन है ये? मालदीव के विदेश मंत्री। विदेश मंत्री है। यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 होते हैं। मुख्यालय द हेग में है। नीदरलैंड में है। ठीक है, द हेग नीदरलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव ट्रिगवेली नॉर्वे के थे। वर्तमान में एंटोनियो गुतेरस पुर्तगाल के हैं। इंटरपोल की कौन सी बैठक की अध्यक्षता भारत ने की है? 90वां। निम्नलिखित RBI द्वारा कौन से खुदरा डिजिटल रुपये को लॉन्च किया गया? ई रूपी। 4 शहरों में लॉन्च हुआ, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में। रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। 1 जनवरी 1949 को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1935 यंग हिल्टन आयोग यंग हिंटन आयोग जो आया था ना 1934 में। 1935 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर कौन थे? ओसवान स्मिथ थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास। क्रममा 24वां है कितने 25वां शक्तिकांत दास। आगे चलिए, बजट 2022-23 में डिजिटल परिसंपत्तियों को हस्तांतरण करने के लिए कितने प्रतिशत का टैक्स लगाया गया? 30% का। हेमजेनिक्स दुनिया का सबसे महंगी दवा है जिससे किस बीमारी का उपचार संभव है? हीमोफीलिया का। कहीं पे कट गया तो ब्लड रुकता नहीं है। हेमजेनिक्स दुनिया का सबसे महंगी दवा है। इसका उपचार हीमोफीलिया में किया जाता है। सानुगत रोग है। रक्त का थक्का नहीं जम पाता हीमोफीलिया में। दुनिया की पहली वैक्सीन किस रोग के लिए तैयार किया गया था? चेचक के लिए। चिकित्सा का पहला नोबेल पुरस्कार एडवर्ड जेनर। शाही रोग किसे कहा जाता है? हेमोफीलिया को। सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन किस कंपनी ने तैयार किया है? सीरम इंस्टीट्यूट। हेपेटाइटिस रोग का संबंध किस अंग से है? लीवर से। हाल ही में व्यापार उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 समारोह में किस प्लेटफॉर्म मंच ने सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी पहल पुरस्कार जीता है? मंथन। पिछले साल 75वें गणतंत्र दिवस पर इसका शुरुआत किया गया था। खादी उत्कृष्टता केंद्र नई दिल्ली में है। सबसे अधिक FDI भारत में आता है कहाँ से? सिंगापुर से। अर्थशास्त्र में किस भारतीय को पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था? अमर्त्य सेन को 1998 में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए दिया गया था। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश अमेरिका है। सेना की सुदर्शन चक्र कोर ने राजस्थान के रेगिस्तान में किस अभ्यास का आयोजन किया है? सुदर्शन प्रहार अभ्यास। इसका उद्देश्य नई युद्ध तकनीक का उपयोग करना है। चलिए, दस्तलिक अभ्यास किसके किसके बीच में है? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में है। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में है। खंजर भारत और किर्गिस्तान। वरुण भारत और फ्रांस के बीच। भारत और फ्रांस। धर्मगॉर्जियन भारत जापान। सिलिनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच। भारत और श्रीलंका के बीच। संप्रीति या बोगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच। भारत और मालाबार क्वाड के समूह के बीच। हाँ, क्वाड में कौन कौन से देश हैं? 4 देश। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान। पीच ब्लैक अभ्यास पीच ब्लैक कैसे ऑस्ट्रेलिया में हुआ? ऑस्ट्रेलिया में। रीम पैक INS सतपुरा इसमें भाग लिया था। USA के हवाई द्वीप में हुआ था। INS सतपुरा इसमें भाग लिया था। हाल ही में किस देश ने पहली बार भारतीय परिवहन क्षेत्र में निवेश करने का समझौता किया है? किस देश ने पहली बार भारतीय परिवहन क्षेत्र में निवेश करने का समझौता किया? साउथ कोरिया।
थॉमस कप और उबेर कप के विजेता कौन है? थॉमस कप के इंडिया, उबेर कप के विजेता इंडोनेशिया। साउथ कोरिया। साउथ कोरिया है। पहला भारत का पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे कौन है? दिल्ली में। द्वारका एक्सप्रेसवे, दिल्ली से हरियाणा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH-44। NH-44। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई कितना है? 296 किलोमीटर है, जो उत्तर प्रदेश में। 296 किलोमीटर। चलिए, शास्त्रीय नृत्य बतलाना है। सत्रिया कहाँ का है? असम, असम का है। भारतनाट्यम, तमिलनाडु, कथकली, केरल, ओडिसी, उड़ीसा, कथक, उत्तर भारत, उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश खास करके, कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश, मणिपुरी, मणिपुर, मोनियट्टम, केरल, सतरिया, असम, अबूसा, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। मोनेरा, अरुणाचल प्रदेश, लांच, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। बुगरुम्बा, बागरुम्बा, असम। असम। भोरताल, असम, बिहू, असम, पंथी, पंती छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। पंडवानी छत्तीसगढ़। राउत छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। गरबा और डांडिया गुजरात, डांडिया गुजरात। गुजरात में। देखनी और फुगड़ी, गोवा, फिगड़ी गोवा। देखनी और फुगड़ी गोवा में है। रऊफ और हीखत जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। यक्षगान कर्नाटक। कर्नाटक में है। लावनी और तमाशा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में है। पुंगचोलम या थांटा मणिपुर। मणिपुर। मणिपुर में। चलिए, आज के लिए इतना ही, और कल का जो होमवर्क होगा वो टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।